नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। मुंबई में बैठा हूँ सुरेश जी के साथ में। अनु के नाम से इनको हम जानते हैं और हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो कुछ आसपास का साउंड भी आ रहा होगा, पर हम उसको ऑफसेट करके अपनी उस धारा में जल्दी प्रवेश कर जाएंगे जहाँ प्रवेश करने का मन बनाकर मैंने ये बातचीत शुरू की है। तो इनके परिचय में मैं कुछ अधिक नहीं कह के ये कहूँगा कि मैंने ऐसे कम लोग देखे हैं जो किसी रूप में अपने जीवन की धारा को किस रूप में आगे जाना है उसको बहुत पहले पहचान लेते हैं और फिर उस गति को वो एक प्रकार से कुछ सजगता के साथ में कुछ अनुग्रह को लेकर वो साधते रहते हैं। अब इस बात को सीधा हम इनके पास ही ले जाते हैं। तो सरोज जो है वो इनका साथी रहा है भी। पर सरोज के साथ एक और बात यह है कि इनका जो चिंतन ऐसा है, मुझे लगता है हम में से कम लोग होते हैं जो जिंदगी का जो विस्तार है, जो खुलापन है, कहाँ कैसे लोगों में एक संवेदनशील आत्मीयता जो है वो जगमग करती है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों के इनके जो संस्मरण में सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये वाली जगह जहाँ जीवन का सौंदर्य सचमुच प्रकट होता है, वहाँ पर कोई मनुष्य पहुँचता है, बार बार पहुँचता है। तो प्रश्न क्या है ये मुझे पता नहीं है, पर एक संवाद का एक थोड़ा सा कुछ आलाप सा बने हमारी बातचीत में, ऐसा एक भाव है। तो मैं सरोद के बारे में यदि आपसे पूछूं कि इतने सारे वाद्य थे और सरोद आपको ऐसे प्रिय हो गया, उसके पीछे कोई कारण जैसा लगता है? तो इसके बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और मैंने भी कई बार सोचा है, पर जैसे हम कहते हैं ना कि शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता, वैसे ही मुझे लगता है सरोद ने मुझे चुना है। मैंने कॉन्शियसली कभी सरोद को चुना नहीं। बचपन से संगीत का शौक़ रहा है, थोड़ा तबला सीखा, थोड़ा गाना सीखा। मेरे पिताजी को भी म्यूज़िक का शौक़ था, म्यूज़िकोलॉजिस्ट थे, काफ़ी नामी म्यूज़िकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने शायद कभी मेंशन किया होगा कि मैं चाहता हूँ तुम सरोद सीखो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऑनेस्टली इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, ये बस हो गया। That's all I can say. तो दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं। जो सरोद वाद्य है उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। उसके बारे में मोटा मोटी थोड़ा सा आप ऐसे लोगों को जिन्होंने सरोद की सिर्फ फोटो देखी होती है और वो बड़ा एक मिस्टिकल कह दीजिए या एक मिस्टीरियस, एक ग्रैंड और एक डिग्निफाइड और बहुत ही सुंदर वाद्य है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। Okay. तो सरोद वैसे बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक का इतिहास देखें जो हज़ारों साल पुराना है, सरोद रिलेटिवली नया इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है इसके ऊपर बहुत विवाद हैं। 2-3 थियरीज़ हैं। एक थियरी ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट अफ़गानिस्तान से आया। ये उन दिनों की बात है जब छोटे मोटे राज्यों में युद्ध होते थे और अफ़गानी पठानों को हम हायर करते थे एज मर्सिनरी वॉरियर्स, और वो अपने साथ ये वाद्य लेकर आए और युद्ध के बाद शाम को विश्राम के वक्त सरोद बजा के नाच गाना होता था। और कई बार सरोद इवन वॉरियर्स को उत्साहने के लिए यूज़ होता था। और जब वॉर वगैरह ख़त्म हो जाते थे, कुछ वॉरियर्स यहाँ रह जाते थे पीछे, जो म्यूजिशियंस थे वो रह गए और उन्हें इंडियन म्यूज़िक काफ़ी आकर्षित हुआ। वो लोग आकर्षित हुए और उसको सीखना चाहते थे। तो वो जब बड़े उस्ताद, जो यहाँ पे जो संगीत उस वक्त चल रहा था उसका नाम था ध्रुपद संगीत, जो तानसेन के समय से चल रहा है। तो इन लोगों ने जब वो संगीत सीखने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, सक्षम नहीं है। तो उसको धीरे धीरे करके चेंज करते गए और 1850s में ये पहली बार शब्द इस्तेमाल हुआ सरोद। तब तक ये जो साज़ था जो अफ़गानी वॉरियर्स लाए थे उसका नाम था अफ़गानी रबाब। तो ये एक थियरी है। दूसरी थियरी है जो कहती है कि ये विशुद्ध भारतीय साज़ है, जबकि अफ़गानिस्तान एक सेपरेट कंट्री था या नहीं ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, बट उसको छोड़ देते हैं।
तो ऐसा मानते हैं या ऐसा प्रमाण मिला है कि कुछ पुराने मंदिरों में ऐसी मूर्तियां हैं जहाँ पे सरोदनुमा साज बजाते हुए दर्शाया गया है, तो इसीलिए वो थियरी भी आती है। तो इस तरह से बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन ऑफिशियली 1850s में ये पहली बार सरोद नामक साज यूज़ हुआ ये नाम, लेकिन तब भी वो एक टोटली डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। और उसके करीब 100 साल बाद 1950s या लेट 1970s 80s में एक बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, जिसके वंशज से हम सीखते हैं, और वो उन्होंने सीखा था तानसेन के वंशज से। उन्होंने इस साज की इनएडिक्वेसीज को पहचाना और उसको चेंज किया। बेसिकली वो कारण ये भी था क्योंकि वो तो विशुद्ध तानसेन के घराने से सीखे थे, तो विशुद्ध ध्रुपद सीखे थे, और ध्रुपद बजाना उस इंस्ट्रूमेंट पे पॉसिबल नहीं था, तो ही हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो उन्होंने इसके लकड़ी को बदला। लकीली उनके भाई इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, आफ्ताबुद्दीन, तो टुगेदर दे कुड कोलैबोरेट। तो ये सरोद का आकार भी बदला, लकड़ी भी बदली, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बदले, और उसको इस काबिल बनाया कि आज हम इसमें ध्रुपद से लेके नर्सरी राइम तक सब बजा सकते हैं। तो बेसिकली ये इतिहास है। बाकी तो आप सुनिए तो सरोद क्या है आपको समझ ये आएगा। आपने जो नर्सरी राइम कहा तो अचानक मेरा जो प्रश्न की धारा थी वो एक स्मृति तक कूद कर पहुंच गई। जो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, आप किसी सुंदर स्थान पर थे, वहाँ पे कुछ ऐसा संयोग बैठा कि आप बच्चों को बताने सिखाने लगे, और वहाँ पर आपने कुछ शब्द भी ऐसे धुन के साथ जोड़कर बच्चों को सुना। उसके बारे में वो बच्चों को कैसे सरोद का जो स्पर्श था और बजाना था वो थोड़ा हमारे साथ बांटें। हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि मैं छुट्टी पे गया था उत्तराखंड में, और जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ था उन्होंने कहा कि हमारे गांव के बच्चे यहाँ आते, मैं उनको कुछ पढ़ाती हूँ, तो आज क्लास आप लीजिए। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उन बच्चों के बारे में, क्या उम्र होगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बच्चे आए तो वो 5 साल से 10-12 साल की उम्र के थे, छोटे बच्चे गांव के, बहुत क्यूट से। तो अब मैं शुरू किया, थोड़ी मजाक वजाक की कि भैया ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये क्रिकेट बैट है क्या, इसे हम क्रिकेट खेल सकेंगे वगैरह वगैरह। तो ट्राइंग टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स, धीरे धीरे देखा कि दे वर रियली गेटिंग इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है, सरोद है, ये बजाया जाता है वगैरह, छोटा सा उनको इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने कहा यार नाउ गेट देम एक्चुअली प्रैक्टिकली इन्वॉल्व। तो मैंने तानपुरा चलाया और मैंने कहा चलो सा लगाते हैं। नाउ दे हैड नो आइडिया कि सा क्या है, रे क्या है, दे हैड नो आइडिया। तो उन्होंने गाया और मैं दंग रह गया कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको संगीत से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं, फोक म्यूज़िक भी अभी करीब करीब लुप्त होते जा रहा है, इन्होंने ऐसा सा लगाया कि मेरे होश उड़ गए। तो मैंने सोचा यार मैं सही जगह पे आया हूँ। तो फिर मुझे एकदम अचानक उस दिन भी ऐसा था कि अली अकबर खान साहब का दिन था, तो उन्हीं का एक कंपोजिशन मुझे याद आया जो भैरवी में है, और वो बच्चों के लिए कंपोजिशन है। और मुझे ये कंपोजिशन खासकर इसलिए पसंद है कि एक तो है बहुत ही खूबसूरत, दूसरा मैंने नोटिस किया कि बच्चों के जो नर्सरी राइम्स होते हैं वो ज़्यादातर एक पर्टिकुलर स्केल में होते हैं। मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्केल में होते हैं। तो जब वो अगर कभी संगीत सीखना शुरू करें तो जब वो स्केल बदलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ये जो कंपोजिशन था वो बिल्कुल उल्टे स्केल में था। मैंने कहा अगर ये सिखा दूँ तो दे विल बी फेमिलियर विद डिफरेंट साउंड्स, सो व्हेन एवर दे विल लर्न, एक फेमिलियरिटी से कंफर्ट हो जाता है। तो मैंने सिखाया, वो उन्होंने इतना अच्छा सीखा, मैं सच में हैरान हो गया। खैर क्लास ख़त्म हुई, बच्चे जा रहे थे तो एक बच्ची मेरे पास आई और बोला कि अंकल मुझे बजाना है। मैंने कहा बच्चे ये सरोद तो आपसे भी बड़ा है, थोड़े बड़े हो जाइए हम सिखाएंगे। बोला नहीं मुझे अभी बाल हट है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने स्टूल पे बैठ के उसको बगल में खड़ा रखा, उसके हाथ में मैंने प्लेक्ट्रम दिया जिसको हम जवा कहते हैं, और उसके हाथ को पकड़ के मैंने उससे एक बार बजवाया। जो उसका एक्सप्रेशन था वो लाल लाल हो गई, वैसे भी पहाड़ी बच्चे लाल जल्दी होते।
and she was shaking with excitement. And you know, she couldn't even say thank you, she was just staring. और फिर सारे बच्चे लाइन से खड़े हो गए, सबको मैंने वही करवाना पड़ा. और एक बात बहुत क्यूट हुई, ये लोग सब थैंक यू बोल के चले गए. 10 मिनट बाद एक एक करके वापस आए, एक एक फूल लेकर. दैट वॉज देयर थैंक यू, यू नो. और उसके बाद से जितने दिन हम वहाँ थे, उनके पेरेंट्स हमें एक टोकरी भर के फल ताज़े पेड़ से तोड़े हुए ला के देते थे. सो आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक ओवर देयर, यू नो. एक और सुंदर बात जो ये रही कि उन्होंने आपका नाम सरोद अंकल रख दिया. हाँ बिल्कुल, उसके बाद गांव भर में मेरा नाम सरोद अंकल था जब तक मैं वहाँ था. तो ये जो सरोद अंकल हमारे साथ बैठे हैं, सुरेश व्यास जी, अन्नू जी, इनको खुद जहाँ पर शिशु के रूप में कह दीजिए या बच्चे के रूप में अपने आप को ये पाते रहे, वो ऑफ कोर्स अपने घर में माता पिता के सम्मुख तो रहा ही था, पर इनके जीवन में जो गुरु माँ का स्थान रहा, अन्नपूर्णा माँ, तो वो जो संबंध है, जब जब मैंने आपसे उनके बारे में सुना है तो मुझे लगा इस तरह का संबंध की अनुभूति किसी के जीवन में होती है, ऐसी सघनता से कोई किसी के बारे में सोचता महसूस करता है, वो अपने आप में जीवन की पूर्णता के समीप हमको ले जाता है. अब आपकी पहल जब आप उनके उपस्थिति में आए, वो और उनके साथ आपके संबंध की जो विकास यात्रा है, बहुत संक्षेप में यदि उसका थोड़ा सा हमारे साथ बांटे. संक्षेप में बोलना ही कठिन है क्योंकि 40 साल में उनके करीब 40 साल उनके पास रहा. तो हाँ, ये है कि जब भी कोई माँ अन्नपूर्णा देवी जी से सीखता है तो लोग, चाहे वो आम लोग हो, चाहे संगीत के छात्र हो या जर्नलिस्ट हो, ये उनके कुछ सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं. पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि तुम वहाँ घुसे कैसे. तो ये सवाल ही बताता है कि उनसे मिलना आसान नहीं था. शी वॉज वेरी सेलेक्टिव अबाउट द पीपल शी मेट. मेरा उनसे मिलने का उसमें कोई निजी योगदान नहीं है. मेरे पिताजी के उस घराने से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं. उन्होंने उनके पिताजी और गुरु आचार्य अलाउद्दीन खान साहब की जीवनी लिखी है और उनके भाई अली अकबर खान साहब के बहुत अच्छे मित्र रहे, तो इसलिए संबंध थे तो मैं जा सका. वैसे पिताजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली 3 साल तक. मुझे यू नो, जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सच में, क्योंकि मैं कोई बगल की मोहल्ले की क्लास की बात नहीं कर रहा था, अन्नपूर्णा देवी की बात है. तो डैड हैड टू बी वेरी श्योर कि ये बंदा, ये जवानी का ये जोश नहीं है, सच में सीखना चाहता है. तो जब उन्हें कंफर्म हुआ 2-3 साल बाद में, तब वो लेकर गई. और माँ ने भी मेरी न तो प्रतिभा देखी, कुछ भी नहीं. उन्होंने इतना ही कहा कि तुम भैया के बेटे हो इसलिए हम सिखा रहे हैं तुम्हें. सो आई वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन एक्चुअली. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे सुनेंगी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाना बनाना सीख चुका था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अपने जीवन के 25 साल मुझे देने होंगे और उसके अंत में मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि तुम्हारा कुछ होगा. तो मंजूर है तो ही हाँ बोलना. मैंने कहा हाँ. तो घर आके मैंने सोचा कि तुम व्हाट वर यू थिंकिंग, यू नो, हाँ क्यों बोल दी. ये 25 साल के तुम ऑलरेडी हो, यानी 50 ईयर्स तक तुम सीखोगे, फिर कब करियर बनाओगे. बट मेरे ख्याल से वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था. अनोइंगली आई डू नॉट नो, बट दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन. तो ये तो हुई शुरुआत की बात. उसके बाद मुसीबत ये हुई कि उन्होंने कहा कि मैं सरोद नहीं सिखाती हूँ शुरू से, तो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स किसी सरोद बजाने वाले से सीखना पड़ेगा. तो मुझे लगा वो मुझे भगाने की कोशिश कर रही. तो मैंने कहा अच्छा आप सितार सिखा दो. बोला ऐसे नहीं होता, योर फर्स्ट लव इज़ योर फर्स्ट लव. तो शी सेंड मी टू कैलकाटा. फिर मैं वापस आया, उनसे सीखा. तो उनसे सीखने का मतलब, एक तो म्यूजिकली शी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस एवर. मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ डिसाइपल, बट दिस इज यूनिवर्सली नोन. इवन बाय हर ओन ब्रदर, हर हस्बैंड, एनीबडी, किसी से भी, उनके गुरु भी जो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, वो भी ये बात कहते थे. बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू कि जो अच्छे म्यूजिशियन हो वो अच्छे गुरु भी होते हैं. बट शी वॉज अ फैंटास्टिक गुरु. उसके अलावा उस ज़माने में महिलाएं गुरु बहुत कम होती थी. तो ये महिला होने के कारण ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी लोगों से सीखा था, ज़्यादातर मेल्स थे. तो महिला में एक वो मातृत्व का जो एक होता है, तो माँ का जैसे होता है ना, वो मार भी देंगी, डांट भी देंगी, पर खाना भी खिला देंगी.
तो फादर जो है वो डांटेगा तो सल करेगा अगले हफ्ते भर तक। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हम जब सीखते थे तो हमें लगता था यार ये हम सीख ही नहीं पा रहे जिस लेवल का संगीत वो सिखा रही हैं, और हमें चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। और उसके जब वो अपने गद्दी से उठती थी, जहाँ जिस गद्दी पे बैठ के सिखाती थी, उसके बाद में वो माँ बन जाती थी, लेकिन हम अभी भी स्टूडेंट हैं, और वो खिलाती थी याद करके इसको ये पसंद है वो पसंद है। दैट वाज द पर्सनल लेवल। और सिखाने का जहाँ तक सवाल है, शी वॉज जस्ट अ परफेक्शनिस्ट बट एक्सट्रीमली पेशेंट। जब तक तुम्हें समझना है, एक बार तुम्हें समझ में आएगा, देन शी वॉज एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, फिर आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ इट वॉज, बट इट वॉज अ इंटरेस्टिंग जर्नी। इट स्टार्टेड ऑफ एज, हमें पता नहीं होता गुरु क्या है, हमें पता है कि टीचर है, म्यूज़िक टीचर है, पहले भी म्यूज़िक सीखा है। फिर समझ में आया कि गुरु क्या होता है। म्यूज़िक इज़ जस्ट अ मीडियम, द होल जर्नी इज़ स्पिरिचुअल। तो ये समझने में काफ़ी वक्त लगा, और उसमें काफ़ी वक्त बर्बाद भी हुआ, क्योंकि हमें समझ में नहीं आई थी बात धीरे धीरे। और ये जो यूनिजन है ऑफ लाइफ एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर इन वन ह्यूमन बीइंग, इन वन पर्सन, इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम हिम। आई मीन आई कैन गो ऑन, बट दिस इज व्हाट आई वाज। मैं ना ये सोच रहा था कि जब म्यूजिक की बात होती है तो हम बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ हम कुछ लगाते हैं, और वो प्रामाणिक है कि नहीं हमको पता पूरी उम्र लगता भी नहीं है। ऐसे शब्द जो बहुत आसपास बार बार बोले जाते हैं, उनमें भी कितनी गहराई है वो हमारे प्रति खुलती नहीं कई बार। उसमें से मुझे लगता है संगीत भी एक ऐसा शब्द है। संगीत के अर्थ लोग अलग अलग लगा लेते हैं। और फिर जब आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक, तो अध्यात्म, जो अगर हम हिंदी में स्पिरिचुअलिटी का शब्द ले लेते हैं, तो उसके बारे में भी एक अलग अलग धारणाएं बनी रहती है। और आपने कहा कि अल्टीमेटली तो ये स्पिरिचुअल है, म्यूजिक इज जस्ट अ मीडियम है, इस प्रकार की कोई बात करें तो कहाँ आपको ऐसा लगता है कि जो ये द्वार है जहाँ से कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके प्रति संगीत के माध्यम से खुलती है, वो आपके सामने दिखाई देता है? क्योंकि इनिशियली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो एक लॉजिस्टिक्स होता है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो एक डिसिप्लिन है, अगर वाद्य यंत्र के साथ लेकर हम बात कर रहे हैं तो उसको कैसे आपको अपने साथ उसको पकड़ना है, किस एंगल में रखना है, टेक्निकलिटी। हाँ, टेक्निकलिटी। तो जो स्पिरिचुअल डोर है वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद होता होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आपका इन शब्दों के बारे में भी थोड़ा। ओके, सो पहली बात, सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं होता है, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। तो संगीत स्पिरिचुअल है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। झाड़ू मारना भी स्पिरिचुअल हो सकता है, संगीत भी स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि संगीत को आप देखिए ट्रेन में भीख मांगने के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट, भजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। तो एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं, आपके एटीट्यूड पर है। और वो एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं गुरु आपको दिखाता है। माँ ने कभी नहीं कहा कि ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, पर उनके आचरण से, उनके सिखाने के तरीके से ये धीरे धीरे समझ में आता है कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ना व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक काम कैसे है ये। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटली, चाहे हम योग के दृष्टिकोण से देखें कि अष्टांग योग होते हैं, 8 लेवल्स होते हैं, और आखिरी का है समाधि, मतलब ध्यान धारणा समाधि। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स you lose your individual consciousness into universal consciousness. That's essentially what it means, and that is only possible जब आप अपने अहंकार को या अपने अस्तित्व को खो देते हैं। अगर हम संगीत को देखें, अगर अष्टांग योग से ही जोड़ें, नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड इट, तो सबसे पहले आता है यम नियम, जिसमें हम बेसिकली बाहरी दुनिया के साथ कैसे डील करते हैं, सो दैट जब हम ध्यान करने बैठे तो कोई चीज़ ऐसी डिस्टर्ब ना करे। संगीत के भी वही डिमांड्स हैं। उसके बाद आता है आसन। अब बिना आसन के तो संगीत हो ही नहीं सकता। फिर आता है प्राणायाम। तो मैंने नोटिस किया है कि जब हम बजाते हैं, खासकर जब आला बजाते हैं, तो सांस की क्रिया बहुत ही धीमी हो जाए, करीब करीब कभी कभी तो भूल भी जाते हैं सांस लेना। तो अगेन यू आर रिलेटिंग टू, तो ये सारे मार्ग हैं। अगर हम देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ यूनिजन इन ऑल ऑफ इट। बिना ध्यान के, बिना धारणा के हम संगीत कर ही नहीं सकते। और उसका आखिरी चरण यही है जब हम अपने आप को कंप्लीटली खो जाते हैं संगीत के अंदर, तो वो संगीत, तब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाता है।
So that is how I relate with it. तो बहुत ही सुंदर है। और मेरा और आपका एक ऐसे समय में मिलना हुआ जब मैं भारत से बाहर जाने को था, और ये आपके बारे में सुनना कि आपने कैरियर के तरफ ऐसा जो एक स्ट्रक्चर्ड ध्यान देने वाली पैटर्न था उससे अलग हटके आपने, जैसे माँ ने कहा कि 25 साल मुझे आपको देने हैं, और तो कोई इस तरह अपने जीवन को समर्पण निष्ठा के साथ में प्रस्तुत कर रहा हो, इसके लिए दूर से देखने वालों को इसमें बड़े साहस की बात होती है, इसमें एक प्रकार की आश्वस्त स्पष्टता की आवश्यकता होती है, वो सबके अंदर होती नहीं है ऐसा। तो ऐसे मनुष्य को या तो लोग देखते हैं कि यार ये क्या है, या फिर उनके प्रति एक श्रद्धा जैसी हो जाती है कि आहा यार ये तो जीवन को ऐसे समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हैविंग सेड दैट, कुछ बातें ऐसी जो शब्द में कही नहीं जा सकती हैं, तो लेकिन ये जो भाव यात्रा है, अगर मैं ऐसा कहूँ, ये जो एक संवेदनशीलता के साथ में जीवन की समग्रता को संगीत के माध्यम से अपनाने की यात्रा है, इसमें कई सेतु संबंधों के आपके जीवन में बने भी, कई अनुभव, कई अनुभूतियाँ ऐसे प्रकट हुए। तो जब आप ये 25 साल अगर मान लेते हैं, मुझे गए हुए 25 साल हुए, जब पहले हम लोग अधिक विस्तार से कभी चर्चा कर पाते थे मुंबई में, तो क्या लगता है आपको कि कहीं पहुंचना था, कहीं पहुंचे, क्या मिला ऐसा? अगर प्रश्न पूछते हुए भी मैं क्षमा के साथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि भाई ये अनधिकृत चेष्टा है। नहीं, क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है अगर प्रैक्टिकल लाइफ से देखा जाए तो, कि आप अगर एक आइडियल को फॉलो कर रहे हैं तो सर्वाइव कैसे करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ बॉडी, यू गॉट टू टेक केयर ऑफ दैट। तो पर सच बात तो ये है कि इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त, पुराने दोस्त बोलते हैं अबे यार तू कर क्या रहा है, तेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे कोई बच्चे भी नहीं जो तेरे बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू नो यू गॉट टू हैव सम मनी यार, कुछ सेविंग्स तो चाहिए। और सच में मैं कहता हूँ, मैं उस दिन शाम को बैठ के बड़ी चिंता करने की कोशिश करता हूँ, सच में कॉशियसली कोशिश करता हूँ, और वो 5 मिनट या 2 मिनट के बाद मुझे याद आता है यार उस सुबह वो धैवत ठीक से लगा था या नहीं लगा था। तो एक्चुअली मैं मजबूर हो गया हूँ, मुझे ये संगीत के पिशाच ने ऐसा काटा हुआ है कि घूम फिर के सुई वहीं जाके अटकती। तो जब वो होता है तो मुझे ये सारे सवाल ही नहीं आते दिमाग में। जो भी आपने सवाल किए हैं बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं, अगर मैं लॉजिकली और नॉर्मल ह्यूमन की तरह मैं सोचूं तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, लेकिन मैंने कोशिश की, है नहीं होता मुझसे। मैं एक्चुअली अगर थोड़ा सा ये स्वतंत्रता लूँ कि मेरे सवाल की 2-3 लेयर्स हैं, उसमें से एक तो वो है जिसको आपने छू लिया है, पर दूसरी वही नहीं है जो कि सामान्य सांसारिक दृष्टि से देखी जाती है। एक आंतरिक स्तर पर संतोष होता है, एक पूर्णता का भाव आता है, एक कृतकृत्यता होती है, एक अहोभाव होता है। वो उस दृष्टि से भी इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि कुछ अंदर पका होगा, उसके बाद में आपको लगा होगा कि हाँ अब मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पहले से थोड़ा अलग है। आप उसको स्थिरता कह दें, आप उसको सम पर आते समय जो जैसे फूलों की बरखा हो रही है उस प्रकार का। एक्चुअली या ये भी एक इस लेवल पर भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। टेम्परेरीली होता है, फिर अगले दिन पता चलता है कि वो मिराज ही था। क्योंकि देखिए जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से सीखते हैं, माँ अन्नपूर्णा देवी जैसे व्यक्ति से, यू आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। एंड जैसे वो कहते हैं ना, कबीर का दुआ है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। वो 2.5 शब्द बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कभी 3 नहीं हुआ। वो जो इनकम्प्लीटनेस है, दैट गिव्स मी द एनर्जी और द नीड टू गो ऑन। एंड व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑल द टाइम, यू आर नेवर सैटिस्फाइड। बट इफ यू लुक एट इट इन रेट्रोस्पेक्ट के या आई एम वेरी हैप्पी, वो अनहैप्पीनेस में भी एक हैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस ऑफ स्टिल। देखो मेरे लिए ये जर्नी है, इसका कोई डेस्टिनेशन है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैंने सोचा कि ये डेस्टिनेशन है वो शिफ्ट होता गया। और मेरी लाइफ में ये हुआ है कि जब भी मैंने कोई चीज़ प्लान की है, लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान एंड इट हैज़ टेकन मी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। तो एट सम पॉइंट इन टाइम हम छोड़ देते हैं कि गुरु है, उनका हेडेक है, सर काट के दे दिया उनको, अब वो जो करें। तो नेवर फेल्ट के
मैं कहीं पहुंचा हूं और अब मुझे आई एम इन अ बेटर प्लेस और अ वर्स प्लेस, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट एग्जिस्ट। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड टू डू, दैट्स ऑल। तो बहुत सुंदर। अब मैं मेरी टर्मिनोलॉजी में बातें लेंगे, आई डोंट एग्जिस्ट, तो जो अहंकार है वो पिघल जाता है। और जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता से लेके शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो जो एक समर्पण का भाव है गुरु के प्रति और अपनी साधना के क्रम को लेकर, वो इस अवस्था तक पहुंच जाए जहाँ कोई एकदम सहज भाव से कहते हैं कि आई डोंट एग्जिस्ट, तो मतलब उसके बाद तो कोई क्या प्रश्न बच जाता है। तो प्रश्नों से परे जाते हुए हमारी बातचीत के समापन का सिरा जब लेते हैं, तो माँ के बारे में जब आप बता रहे थे, आपने उनसे सीखा, उसके बाद धीरे धीरे आप स्वयं गुरु रूप में आए हैं, तो कई बच्चे हैं जिन्होंने आपसे सीखा है। तो ये वाला अनुभव कैसा होता है जब आप स्वयं अपनी साधना भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, और आपके अंदर जितनी निष्ठा थी, आपका जितना समर्पण था, उतना समर्पण तो बाकी सब में वैसे भी नहीं होता है, तो जो आपके पास आते हैं उनमें भी नहीं होगा। ये अनुभव कैसा रहता है? तो ये इंटरेस्टिंग है, ये अनुभव ने एक्चुअली मुझे दो चीज़ें हैं। पहले तो ये बता दूं, जब मैं माँ के पास सीखने गया था तो शुरू में ही मैंने कह दिया था, और ये मैंने निर्णय उनके पास जाने के पहले ही लिया था, कि मैं इस संगीत को सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं बनना चाहता। आई वांट टू टीच, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ये हज़ारों साल पुराना एक खूबसूरत लीनिएज है या लेगेसी है, और वो मुझे बिखरती हुई नज़र आ रही थी, जो भी मेरी समझ है उसमें। तो मैंने कहा, और माँ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने इन चीज़ को बिल्कुल प्योर रखा है, बिकॉज शी डिड नॉट गो आउट इन द मार्केट एंड डिड नॉट हैव टू प्ले फॉर द मार्केट डिमांड्स। तो उस प्योरिटी, अच्छा वो सिखा बहुत कम लोगों को, नहीं तो मुझे एक एक्सेस मिला है। तो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नॉट टू ब्रेक दैट चेन रादर देन मेक माई ओन करियर। वो तो मैं वैसे ही पढ़ा लिखा था, एक मेरा करियर थी ना, तो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो माँ ने मुझे एक्चुअली बहुत साल टेस्ट करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि ये सच में यही करना चाहता है। तो आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू पीपल हुम शी टॉट हाउ टू टीच। पर इनके जो यात्रा रही है, उसके कुछ मील के पत्थर जो है उनको मैं इनके साथ देखने का प्रयत्न करूं, उसके लिए इन्होंने मुझे अनुमति दी। तो मैं मित्र होने के बावजूद इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। चाय पे चर्चा रही और बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद।